स्वागत है आप सभी का। चंद्रयान 3 आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है और जैसे ही लैंड कर जाएगा पूरी दुनिया में खलबली मचने वाली है, क्योंकि भारत इसी के साथ पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं इस चीज पर कि आखिर किस तरीके से लैंड करने वाला है चंद्रयान 3, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही रूस का जो था लूना 25 वो क्रैश हो चुका था। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ एसके पांडे जी खगोल शास्त्री जुड़े हुए हैं, संजय अवस्थी जी खगोल शास्त्री हैं, लगातार जुड़े हुए हैं और इनसे हम जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करेगा, विक्रम किस तरीके से काम करेगा और जो रोवर है प्रज्ञान वो किस तरीके से काम करने वाला है। एसके पांडे जी, इससे पहले जब मैं आपके पास आई थी तो आपने कहा था कि जब लैंडर जो है वो चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा और लैंडर से जब रोवर निकलेगा तो उस दरमियान कुछ समय लगेगा, क्योंकि जो धूल वगैरह होगी वो छटेगी, उसके बाद रोवर निकलेगा। सर, उस दरमियान समय कितना लगेगा? आखिर जब वो जो विक्रम होगा वो लैंड करेगा तो उसके बाद जो रोवर होगा वो कितने टाइम के बाद निकलेगा उससे बाहर? अब इतना समय का अंदाज तो नहीं है, लेकिन इट विल नॉट टेक मोर देन कपल ऑफ सेकंड्स और few seconds at most. This is all electronic thing, right? As soon as it would receive the signal, see, सारा communication यहाँ से अपना इसरो के सेंटर से हो रहा है, right? So as soon as the message goes that it has landed, they would receive the signal of landing. Then they would pass on another signal for opening the gate from where जहां से रोवर निकलेगा जी। तो ये जो है बहुत ही फास्ट है, क्योंकि उनके पास तो समय भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। हमारे पास समय की बिल्कुल सीमा है और जितना कम समय में, और निकलने में बहुत समय नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली रोबोट जैसे काम करता है ना वैसे ही फास्ट निकलेगा। उसमें व्हील्स लगे हुए हैं, व्हील्स में भी आपने सुना होगा, उसमें तो अशोक चक्र का और इसरो का जो मोनो है वो लगा हुआ है और वो घूमेगा लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में। तो इसमें समय का जाया होगा ऐसा मुझको नहीं लगता। डिटेल तो मैं एकदम टाइम का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि सारे इक्विपमेंट्स समय पे चल रहे हैं, तो ये भी समय के पाबंद होंगे और रोवर जल्दी निकल पाएगा। रोवर जल्दी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है, प्रज्ञान की हो रही है और विक्रम की हो रही है, लेकिन यहाँ पर एल्सा और रंभा जैसे भी चीज़ें हैं जो अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हैं। किस तरीके से पांडे जी काम करने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा? तो रोवर निकलने के बाद एक चीज मैं थोड़ा चूक कर गया था, क्योंकि हालांकि वहां वायुमंडल नहीं है लेकिन धूल तो है। धूल जैसे ही लैंड करेगा धूल की परतें उड़ेंगी, उसको सेटल होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि वायुमंडल होता जल्दी सेटल हो जाता है, वायुमंडल नहीं, सेटल होने में टाइम लगेगा और हो सकता है ज्यादा समय लग जाए। लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा लैंडर में भी और इसमें रोवर में जो साइंटिफिक इक्विपमेंट पेलोड्स लगे हुए हैं वो कई तरह के हैं। जैसे जहां जहां घूमेगा उसमें स्पेक्ट्रोमीटर की है, इंफ्रारेड कैमरा भी लगे हुए हैं और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का भी उसमें पेलोड्स लगा हुआ है। तो अलग अलग तरह के इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स रोवर के द्वारा किया जाएगा। लेकिन मुख्य जो इसका उद्देश्य है वहाँ मिनरल्स सतह में और सतह के अंदर किस तरह के मिनरल्स पाए जा रहे हैं और वो हमसे किस तरह से अलग भिन्न होगा इसकी जानकारी, और लैंडस्केप उसका एटलस जैसे बनाने की बात, उसने एरिया का पूरा छानबीन करके पूरी जानकारी धरती को भेजेगा। ये उसका मुख्य उद्देश्य ही है। उद्देश्य तो यही रहेगा प्रज्ञान का कि सारी चीज़ों को वो जैसे ही रोवर से बाहर निकले, माफ़ करिएगा लैंडर से बाहर निकले रोवर, तो वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करे, जानकारियां कलेक्ट करे और उनको इसरो तक पहुंचाए, ताकि हम भी जान सके कि चांद पर आखिर क्या कुछ है। लेकिन संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आखिर ये चेन किस तरीके से रहने वाली है, किस तरीके से जो रोवर है प्रज्ञान है वो आखिर काम करने वाला है, आखिर वो कैसे लैंडर विक्रम तक जब वो निकलेगा
लैंडर से, तो वो कैसे जानकारियां कलेक्ट करेगा, फिर वो लैंडर विक्रम तक पहुंचाएगा, फिर लैंडर जो है वो इसरो तक पहुंचाएगा, ये जो पूरी प्रक्रिया है किस तरीके से संजय जी होने वाली है? पल्लवी जी देखिए, इस बार जो है आप जैसे आप जानती हैं, पिछले बार भी चंद्रयान 2 में मैं जब इसकी लैंडिंग का प्रयास हो रहा था तो मैं किसी नेशनल न्यूज में बैठा हुआ था। जिस समय इसका लैंडिंग का प्रयास हुआ, लैंडिंग फेल हुई, हम लोग करीब 2:30 बजे तक बैठे रहे, वहां पर इंतजार करते रहे। इस बार जो है देखिए, इस बार ऑर्बिटर तो नहीं है, पर आपके पास प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कि अभी घूम रहा है, उसमें भी पेलोड है, वो भी अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब बचा क्या? आपके पास बचा है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। ठीक है, सबसे इस जो पूरा जो अभियान है, इसका मूल उद्देश्य है इसरो का सेफ लैंडिंग। ये उद्देश्य है, ये प्राइम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि पानी के बारे में पता लगाना, क्योंकि दक्षिण ध्रुव जो है, आप इसको बिल्कुल एक अलग तरह का टेरिन है। दक्षिण ध्रुव अभी तक परखा नहीं गया है, और अगर पानी मिल जाता है हमें, चंद्रयान 2 ने भी ऐसे इस संकेत भेजे थे कि पानी है, पर दक्षिण ध्रुव में पानी की संभावना बहुत हो सकती है, और ये पानी जो है आगे की अंतरिक्ष यात्राओं में बहुत काम आएगा। कैसे? आप जैसे अब आप ये कर सकते हैं, देखिए पृथ्वी से आप किसी को बाहर भेज रहे हैं, मतलब जैसे कि हमारा जैसे कि GSLV है ऊपर जाता है, या PSLV ऊपर जाता है, तो इसको पहले अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से दूर होने में काफी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो बहुत सारा कुछ तो उसमें रॉकेट फ्यूल होता है। अगर हम किसी ग्रह से करने लगे, अगर मान लीजिए हम चंद्रमा से करने लगे या हम मार्स से करने लगे, इसी प्रकार से तो हम और दूर पहुंच पाएंगे और हमें फ्यूल भी जरूरत कम पड़ेगी। तो पानी अगर हमें मिल जाता है तो बहुत काम आएगा आगे जाकर। मिनरल्स की तो बात अलग ही है, पानी का बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैसे अभी आप प्रश्न पूछ रही थी पांडे जी से, तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आपको जी। क्यों कठिन है लैंडिंग? कठिन क्यों? लैंडिंग इसलिए कठिन है कि पहली बात तो क्या है, देखिए वहां पर वायुमंडल नहीं है जी। मंगल में लैंडिंग की जा सकती है, मंगल में वायुमंडल है, पर यहाँ वायुमंडल नहीं। आप क्या करिए, आप पैराशूट का यूज कर लीजिए। तो जैसे व्यक्ति लोग, मतलब आदमी जो होते हैं प्लेन से कूदते हैं पैराशूट की मदद से, तो क्या होता है कि वो लैंडिंग सॉफ्ट हो जाती है, पर यहाँ पर वायुमंडल है नहीं। अब वायुमंडल नहीं है तो अब आपको नीचे आना है। नीचे आना है ग्रेविटेशनल पुल से। किसके ग्रेविटेशनल पुल से? मून का ग्रेविटेशनल पुल अपनी तरफ खींच रहा है उसको। ठीक है, अब कोई तो क्या होगा, धूल उड़ेगी। चंद्रमा में धूल बहुत है। अब धूल जब तेजी से उड़ती है, इसलिए बहुत कठिन है। क्या होगा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अंदर जाएंगे, तो कुछ देर धूल को सेटल होने में लगेगा जी। धूल जब सेटल हो जाएगी, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स काम करेगी, उसके बाद जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें, क्या देखिए, जो आपका जो लैंडर है, विक्रम लैंडर है, उसका एक जो वो है आपका जो सोलर पैनल है वो खुलेगा। ये सारा कुछ करना किसको है? ये लैंडर को करना है। हमारा काम क्या है? इसरो का काम क्या है? इसरो ने क्या किया, उसने पूरे इंस्ट्रक्शंस जो है देखकर, सारा कुछ परख कर, जैसा आप न्यूज में बता ही रही थी कि जो है 5:45 या 42 समय पे, जिस समय पे वो सही जगह पे पहुंचेगा, ये इंस्ट्रक्शंस के पहले ही लोड कर चुके होंगे उसमें। ठीक है, अब सारा कुछ जो है ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को करना है वहां पर। ठीक है, उसके बाद अब जब नीचे पहुंच जाएगा तो अब प्रज्ञान को अपना काम करना है, और सबसे मूल चीज तो आपका लैंडर जो विक्रम को करना है। तो विक्रम जो है फिर अपना इंस्ट्रक्शन देगा, जो कि ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उसको इंस्ट्रक्शन देगी। उसके बाद एक सोलर पैनल नीचे खुलेगा, उसमें जो आपके जो विक्रम महाराज हैं जो बैठे हुए थे, अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, वो नीचे उतरेंगे। ठीक है, नीचे उतर के वो घूमेंगे, जगह जगह घूमेंगे और परीक्षण करेंगे। 14 दिन तक परीक्षण करते रहेंगे। तो ये देखिए पेलोड्स है। आपका पेलोड्स मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं, इस तरह के कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो पेलोड्स जो है आपके विक्रम लैंडर में भी है और रोवर में भी है। तो ये लैंडर भी अपने तरीके से परीक्षण करेगा और रोवर भी घूम घूम के परीक्षण करेगा। उसकी अपनी एक वेलोसिटी है जिससे गति करेगा, घूमता रहेगा 14 दिन तक।
अब 14 दिन के बाद जो है, चूंकि दक्षिण ध्रुव से सूर्य पूरे से चला जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बची रहती है, हमारा सुरक्षित रहती है कि बिना गर्मी के अगर भाई इलेक्ट्रॉनिक्स बची रहती, तो हो सकता है, बनाइए भगवान, कुछ नहीं कह सकते हैं, सब कुछ इतना अनसर्टेन होता है, इतना अनसर्टेन होता है कि आप कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि 14 डेज के बाद फिर से हमारा दोनों जो है विक्रम लैंडर और रोवर दोनों जो है वो काम करना शुरू कर दे और उसकी लाइफ जो है 14 दिन की जगह और ज्यादा बढ़ जाए, पर सब कुछ अनसर्टेन है। संजय जी, उम्मीद अभी सभी लोग यही लगाए हुए हैं कि जो आप कह रहे हो, कहते नहीं कि आपके मुंह में घी शक्कर, मतलब जो कह रहे हैं वो चीजें सत्य हो जाएं और उस 14 दिन के बाद भी विक्रम और प्रज्ञान दोनों इसी तरीके से काम करने लग जाएं। पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से संजय जी बता रहे हैं कि 14 दिन तक जो प्रज्ञान होगा वो घूमेगा, चीजें कलेक्ट करेगा, वो लैंडर को देगा, लैंडर इसरो तक पहुंचाएगा और उसके बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर चांद पर क्या क्या चीजें हैं। पांडे जी, 14 दिन का समय क्यों? मैं चाहती हूँ दर्शकों को समझाएं कि आखिर वैज्ञानिकों ने ये फैसला क्यों लिया कि 14 दिन तक ही वहां पर जो प्रज्ञान है वो चीजों को खंगालेगा, चीजें कलेक्ट करेगा। सौर ऊर्जा की वजह से, क्योंकि 14 दिन बाद तो वहां पर अंधेरा छा जाएगा। तो जो हमारा 14 दिन होता है वो चंद्रमा के लिए एक दिन, उसके बाद एक रात, फिर 14 दिन। बिल्कुल। तो चंद्रमा का जो स्पिन है और अर्थ का स्पिन अलग अलग है, तो उसी के हिसाब से जो जिसको हम 14 दिन कह रहे हैं वो चंद्रमा के लिए एक दिन जी। जो हमारा चंद्रमा पर एक रात, वो हमारा 14 रात। इस प्रकार का की व्यवस्था बनी हुई है बिकॉज ऑफ स्पिन्स ऑफ अर्थ, रोटेशन अर्थ, मून एंड सन। सीजन भी वहां होते हैं। तो 14 दिन का समय रहेगा फिलहाल। सूर्योदय के समय हम उतार रहे हैं, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक के हमारे पास हमारे अर्थ के हिसाब से, अर्थ डेज के हिसाब से 14 दिन का समय है। 14 दिन के समय में सारी जानकारी लंदन में जो इक्विपमेंट है और रोवर में जो इक्विपमेंट है वो कलेक्ट करके रोवर घूम घूम के करेगा और लंदन में जो व्यवस्था है वो और सारी जानकारी हमको पहुंचेगी। अब जैसा अभी अवस्थी जी बता रहे थे, वहां की एग्जैक्ट कंडीशन के बारे में कोई नहीं बता सकता जी। परिस्थितियां वहां कैसी है उसके बारे में एक मैंने ठीक जानकारी से कोई वाकिफ नहीं है। और इसलिए हो सकता संभव है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद 14 दिन बाद फिर से वो एक्टिव हो जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। 14 दिन बाद लैंडर सही काम करे, उसका पैनल काम करे, रोवर फिर से एक्टिव हो जाए, ये चांस की बात है। और हो सकता है ये हो भी जाए, लेकिन ये दोनों है, प्लस माइनस दोनों है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बारे में अभी से पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लोकल कंडीशंस के आधार पर लंदन में जो भी सॉफ्टवेयर उसमें ट्वीट किया गया है वो डिसाइड करेगा। उसके लिए वो तो सर्वगुण संपन्न है बिल्कुल विक्रम। पंडित जी, मैं चाहती हूँ आप एक अनुमान लगाएं और दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर क्योंकि चंद्रयान 2 जब हमारा फेल हुआ था तो उस दरमियान आखिर ऐसी क्या चीजें थी जिनका ध्यान चंद्रयान 3 में रखा गया है। मोटे मोटे तौर पर आप 3 चीजों में समझा दीजिए मेरे दर्शकों को कि आखिर क्या परेशानियां आने वाली होती हैं जब चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करेगा, क्या परेशानियां आएंगी। मोटे मोटे तौर पर सर समझा दीजिए 3 चीजों में। जो लैंडर था, ये तो एक तो हमारा पहला चंद्रयान था जो पहली बार उतरने का प्रयास किया है ना जी। तो जानकारी उपलब्ध थी या तो हमारे स्पेस एजेंसी के पास या दूसरों स्पेस एजेंसी के माध्यम से, उसके हिसाब से उसका स्पीड धीरे धीरे कम करके उतारने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कम्युनिकेशन। यदि हमारा कम्युनिकेशन टूट जाएगा, वही तो हुआ हमारा चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश क्यों हुआ, वो कम्युनिकेशन का टूट गया। इस बार व्यवस्था ये है कि लैंडर इतना पावरफुल है, उसमें सारे जो गलतियां हुई थी उसको सुधारने की स्ट्रेटेजी, इसके सब सॉफ्टवेयर उसमें पहले से फीड किए हुए हैं और इसलिए वो बहुत ही सोच समझ करके स्थान का चयन करेगा, बहुत ही सोच समझ करके
अपनी स्पीड और स्पीड कम करने के लिए उसमें उपकरण लगे हुए होंगे, जैसे थ्रस्टर जो उसकी वेलोसिटी कम करते जाता है, और एकाएक नहीं हो सकता, वो धीरे फिर पहले कुछ दूरी तक के कुछ स्पीड कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, आखिर में कुछ मीटर जब बचे रहेंगे तब वो लूनर सरफेस को में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। लेकिन अब ये तो स्ट्रेटेजी है, टेक्नोलॉजी है, जिससे हम लोग भी ज्यादा वाकिफ नहीं है, लेकिन जितना हम लोग फिजिक्स के हिसाब से समझते हैं कि उसमें भी जैसे हम ब्रेक मारते हैं ना, वैसे ही लैंडर में कुछ व्यवस्था होगी, क्योंकि जीरो वेलोसिटी पे लाना 5 मीटर या 10 मीटर से भी जीरो वेलोसिटी लाना संभव नहीं हो पाएगा। तो वहां भी कुछ व्यवस्था होगी जो सतह के लूनर सरफेस को सतह छूने के पहले सेंसर बता देगा, सेंसर से पता चल जाएगा कैलकुलेशन से उसकी वेलोसिटी कितनी, और उसमें वैसी व्यवस्था बनी हुई है उसको धीरे धीरे और कम करे ताकि सतह के छूने के ठीक पहले वो लगभग शून्य उसका वेग हो जाए, तभी वो उसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पैराशूट के माध्यम से होता है ना। तो प्रज्ञान चहलकदमी तभी कर पाएगा चांद पर जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, और उसके बाद वो चीजों को वहां से कलेक्ट करेगा, वो भेजेगा विक्रम तक, विक्रम भेजेगा इसरो तक। उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि जैसे हमारे चंद्रयान 2 ने बताया था कि चांद पर पानी है, तो हमें पता चलेगा कि आखिर चांद पर और क्या क्या संभावनाएं हैं।